शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आज मेरी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजनीति में और टीवी में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। टीवी स्क्रीन पर और राजनीति के मंच पर इनकी कामयाबी की दास्तान एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्लीज वेलकम एक्टर और लीडर स्मृति ईरानी। और आपकी अदालत में हमारे आज के जज बहुत खास हैं। हमारी फौज के एक ऐसे अफसर जो मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स में से एक हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। इनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। ये सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, आतंकवाद से लड़ने के एक्सपर्ट हैं। प्लीज वेलकम रिटायर्ड मेजर जनरल वी.के. दत्ता। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज मुकदमा। पहला इल्जाम स्मृति ईरानी पर। आपकी अदालत में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये अपने रूप बदलती हैं। अब ये जो क्योंकि सास बहू की जो टाइटल सॉन्ग है उसी में कहा कि रिश्तों के रूप बदलते हैं। सबसे ज्यादा रूप तो आपने बदले हैं। तो लेकिन ये इल्जाम कैसे हो गया? जन्मती है बेटी के रूप में, आगे बढ़ती है महिला के रूप में, ब्याह होता है तो पत्नी बहू बन जाती है, बहू आती है तो सास बन जाती है। तो ये तो महिला का सामान्य जीवन है। नहीं, आपके केस में सामान्य नहीं है। आपका एक रूप हमने पार्लियामेंट में देखा है। मैं दिखाता हूं दर्शकों को कि आप कैसे पार्लियामेंट में होती हैं। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में। इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। अब ये कोई सामान्य नारी तो नहीं कर सकती। नहीं, आप यहाँ बैठी जितनी नारियां उनको बोलिए कि देश पे कोई तोहमत लगाए तो वो चुपचाप बैठ के तमाशा देखें। आपने 3 इंस्टेंसेस दिखाए पार्लियामेंट में। पहला इंस्टेंस क्या था? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कलंकित करने का इन लोगों ने पाप किया था। वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस तो हैं ही। अगर उनका अपमान होगा, आपको लगता है जज साहब चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, उनका अपमान क्यों किया? क्योंकि वो महिला है। और अगर संसद बैठ के महामहिम राष्ट्रपति का ये अपमान सहन कर ले तो हम पर धिक्कार है। वो देश की प्रथम नागरिक हैं। एक गरीब परिवार से एक आदिवासी महिला, इतनी मुश्किल से उन्होंने अपना पति खोया, बच्चे खोए, फिर भी वो देश की सेवा से विचलित नहीं हुई। उनका अपमान संसद में होगा और हम जैसे चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे। दूसरे 2 आपने जो यहाँ पर क्लिप्स दिखाए जनता को, उसमें क्या नाराज़गी थी मेरी कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो हम बैठ के सहन कर लें।
तो मैं क्या, महिला क्या, यहाँ जितने नागरिक बैठे हैं इनके सामने ये नज़ारा होता, आपको लगता है चुपचाप बैठकर तमाशा देखते? बिल्कुल नहीं, बताइए। और इसमें महिला पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। सामान्य हिंदुस्तानी, यहाँ ये 4-5 लड़के नीचे बैठे हैं, पूछिए ना, देश को कोई गाली देगा, ये चुपचाप बैठ के मुस्कुराते रहेंगे? आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अब लेकिन अब आपका दूसरा रूप दिखाता हूँ। नाभं पद्मेश्वरी ये तो नींद है। जैसे संसद में आपकी आवाज गूंजती है, इसमें बिना कुछ कहे आपका किरदार बहुत कुछ कह जाता है। इसको मैं कह रहा था कि रूप कैसे बदल गया। देखिए, संसद में जिसको आपने देखा वो असली है, ये एक काल्पनिक पात्र है। तो संसद में मैं हकीकत का सामना कर रही थी, और ये जो आप दिखा रहे हैं ये कल्पना को चरितार्थ कर रही थी। उस कल्पना में एक संयुक्त परिवार में बहू की क्या भूमिका हो सकती है, और संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है। ये जो आप शॉट दिखा रहे हैं, तो तुलसी जिसको मार रही है वो उसका अपना बेटा है। और क्यों मार रही है? क्योंकि उसने एक महिला का बलात्कार किया है। तो एक साधारण भारतीय नारी जब आप इंसाफ की बात करें तो कैसे अपनों के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, या उसकी छवि है? तो रोल रिवर्सल नहीं है, जहाँ जो दायित्व दिया गया उसका निर्वहन है, और कुछ नहीं। ये सही है कि शुरुआत में आपको कोई एक्टर मानता नहीं था, स्टार मानता नहीं था। पहले दिन जब आप गई थी क्योंकि के सेट के लिए, चौकीदार ने मना कर दिया था कि आप घुस नहीं सकते बिल्डिंग में। तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो जीन्स और टी शर्ट, चप्पल और झूले के साथ काम पे पहुंची थी, और मैंने चौकीदार साहब से कहा, भाई साहब अंदर जाने दीजिए ना। तो उन्होंने, क्या काम है? मैंने कहा, नहीं मेरा अंदर शूट है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम हटो। मैंने कहा, नहीं भाई साहब सच्ची मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या काम है अंदर? मैंने कहा, वो तुलसी है ना। कहता है, तुलसी उलसी किसी से नहीं मिलती। मैंने कहा, नहीं मैं वही करती हूँ। तो हाँ, ये हुआ, लेकिन ये शायद प्रभु का संकेत भी है रजत जी, कि जब जब मुझे नकारा गया, जिस जगह से नकारा गया, वहीं पर शिखर पर पहुंची। मैंने ये भी सुना कि नकार तो आपको एकता कपूर ने भी दिया था। पहले जब मैं गई तो मैंने कई चीज़ों के लिए ऑडिशन दिया था, और मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को भरने के लिए बालाजी के ऑफिस पहुंची थी। मुझे आज भी याद है, मेरा जन्मदिन था, और मेरे पिताजी ने वो आखिरी मुझे डेडलाइन दी थी कि अब अगर नौकरी नहीं मिली तो हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तो मेरे सर पे वो स्ट्रेस था कि अरे बाप रे। और पापा ने मतलब उस ऑफिस में घुसने से आधा घंटा पहले ही ये मुझे फरमान अपना सुना दिया था। तो मैं जब गई, मैंने कहा, भाई साहब जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लाइए। किसी हीरोइन की तीसरी बहन का रोल था। मैंने कहा, कुछ भी हो, नौकरी है ना, लाओ। तो एकता कपूर अपने ऑफिस में बैठी थी, उनके साथ जनार्दन नाम के कोई पंडित जी बैठे थे। तो उन्होंने दूर से देख के पंडित जी ने कहा, ये लड़की जो भी है इसको तुरंत पकड़ो। तो कहा, क्यों? कहा, मैं वो चेहरा पढ़ते हैं अपेरेंटली लोगों का, कहे लड़की बनेगी बहुत जीवन में कुछ, तो इसको कास्ट करो तुलसी, ऐसा मैंने सुना है। तो वो वार्तालाप तो मैंने सुनी नहीं थी। तो एकता बाहर आई, तो कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा, स्मृति मल्होत्रा, मेरी शादी से पहले का नाम पिताजी का। तो उसने कहा, क्या साइन कर रही हो? मैंने कहा, ये मैडम। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फाड़ दिया। मैंने कहा, ऐसी कम तो ऐसी मेरी नौकरी चली गई। तो उसने कहा, नहीं नया कागज़ लाओ। उन्होंने कहा, ये
उसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी लिखा, तुलसी लिखा, और मैं काफ़ी विचलित थी क्योंकि वो कागज़ फाड़ दिया गया था जो मेरी नौकरी थी। तो उसने देखा मेरा रुआंसू सा चेहरा हो गया, उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैडम बर्थडे था आज, एक उम्मीद बची थी। उसने कहा इसके लिए लड़की के लिए केक लाओ। मैंने कहा हो क्या रहा है? कहते तुम तुलसी हो। मैंने कहा हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। मैंने कहा इतिहास नहीं, ये बताओ सैलरी में कितना पैसा देने वाली हो? तो वो इतिहास रचने में मसरूफ़ थी और मैं पेचेक के लिए। लेकिन इतिहास तो रचा इतिहास। और यहाँ तो छोटे बैठे हैं, जो बड़े हैं शायद उनको याद होगा, तब एक बहुत बड़ा और शो अमिताभ बच्चन जी साहब का आने वाला था। तो हमको एक ऐसा स्लॉट दिया था जब कोई टीवी ऑन भी नहीं करता था। तो मैंने कहा 10:30 बजे रात को जब दुनिया सो रही है तब क्या इतिहास रचेंगे? तो लेकिन धीरे धीरे दर्शकों ने देखा, पसंद किया और हाँ हमें शिखर पर पहुँचा दिया। पहले आपको नोटिस किया था ऊ लाला जो शो था उसमें? तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने शायद OTT में देखा होगा। नीलम को देखा है, एक्टर हैं, हाँ नीलम कोठारी को देखा है। तो एक दिन वो बीमार पड़ गई, तो बीमार हो गई तो प्रोड्यूसर ने कहा भाई एक लड़की थी हिंदी भाषी, उसको बुलाओ। तो मैं पहुंची, मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहते तुम हिंदी पढ़ लेती हो? मैंने कहा हाँ ये बड़ा अजीब सवाल है। तो मैंने कहा तुम ये एक्टर बीमार हो गई हैं, तुमको ये पात्र करना है, फटाफट कर दोगी? तो इन लोगों को लगा नई लड़की है तो इसको बड़ा टाइम लगेगा। तो 9 घंटे की शिफ्ट हुई, तो मैंने तो झटपट पढ़ दिया, 1 घंटे में काम ख़त्म कर दिया, 8 घंटे बचे थे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा किफ़ायती बच्चा है। तो सब प्रोड्यूसर्स ने एक दूसरे को फ़ोन किया कि एक बच्चा है, किफ़ायती है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लेता, मज़दूर की तरह काम करता है, इसको नौकरी देते हैं। तो वैसे सिलसिला बना कि सब ने एक दूसरे को फ़ोन किया। तो जो बहुत विख्यात एक्टर हैं अर्जुन कपूर, तो उनकी नानी साहब जो थी सतीशोरी, मोना कपूर की माता जी, उन्होंने बुलाया। राहुल रवेल का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बुलाया। और शोभा कपूर ने बुलाया और फ़ोन आया, हम जितेंद्र साहब के यहाँ से बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन जितेंद्र। कहते हैं भाई एक्टर जितेंद्र, कैसी बेवकूफ़ हो। मैंने कहा अच्छा वो मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कहते हैं आप आइए और आपको बुला रहे हैं टेस्ट की। तो ये भी सही है कि किसी गैराज में इंटरव्यू लिया पहला? और गैराज में इंटरव्यू लिया। उस वक्त रजनी सीरियल आप लोगों ने तो बच्चों ने नहीं देखा होगा, प्रिया तेंदुलकर वहाँ शूटिंग कर रही थी। तो वो आई, ये बच्चे अब सारे आके हिस्ट्री रिवाइज करेंगे कि है कौन। वो आई, उन्होंने देखा मुझे गैराज में, कहा ये कौन है? मैंने कहा वो नया बच्चा है कुछ। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। और मैं तो आंखें फाड़ के देख रही थी, मैंने कहा इतना बड़ा लेजेंड। तो वहाँ पे गैराज में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फेल हो गई। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हमेशा जीत ने नहीं, कई बार फेलियर ने भी मेरा इतिहास रखा। फेलियर तो आपने बहुत देखे हैं। मैं जितना आपका हिस्ट्री देखता जाता हूँ नई नई चीज़ें मिलती हैं। मीका ने एक एल्बम की थी। हाँ, मीका को जानती है जनरेशन? सावन में लग गई आग। तो वो सावन नहीं आग में थी। हाँ, छोटे छोटे पात्र रजत जी। देखिए, एक तो आप दिल्ली से हैं, आपके परिवार में कभी किसी ने एक्टिंग नहीं की, आपके माता पिता उस निर्णय के खिलाफ हों, खाने को 2 रुपया ना हो, उस वक्त संयम से, मर्यादा में, ईमानदारी से जो काम मिले, चाहे भले ही किसी एक्स्ट्रा का हो, खड़े रहो, काम करो, तो कभी ना कभी तो भगवान भी कहता है तथास्तु, जा बच्चा तेरे को माफ़ किया, तेरी किस्मत चमका दी। तो ऐसे कई काम छोटे 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 किए। वो लोगों को पता नहीं था कि एक दिन वो बड़ा इतिहास हो जाएगा। लेकिन जब मैं पलट कर देखती हूँ अपने जीवन को, मैं आभारी हूँ कि उन लोगों ने किसी नौसिखिए को, किसी अननोन व्यक्ति को एक मौका तो दिया। तो मेरे जीवन का ये ध्येय बन गया कि मुझसे जितना बन पाए मैं किसी उस एक यंगस्टर को, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहुँच नहीं, कोई पहचान नहीं, उसको मौका दो, क्योंकि किसने मुझ पर दया दिखाई थी। मॉडलिंग के ज़माने की तस्वीरें मैंने देखी हैं, उससे भी पहले की। स्टनिंग पिक्चर्स हैं वाकई में। स्टनिंग तो नहीं है, ठीक है, दिखाएं लोगों को। हे भगवान। स्टनिंग। क्योंकि स्मृति भी कभी पतली थी। ये मिस इंडिया की तस्वीरें हैं। आज मुझे देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ।
ये सारी चीजें आज याद लेकिन आज करने मैं की जनता को बता दूं, एक चीज का खुलासा रजत जी भी नहीं कर रहे हैं। बता दूं, ये जो देख रहे हैं आप, ये 1998 है और 1995 से 1997 तक मैं जहां काम करती थी वहां के मुखिया रजत जी थे। इन्होंने कभी, तो हम बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड थे, रजत जी शिखर पर होते थे, तब वो ये न्यूज़ करते थे। जी न्यूज में थे और गोवा में स्ट्रिंगर थी स्मृति ईरानी। तो क्या पता एक दिन आप अपने बॉस के कटघरे में उपलब्धियों के बाद हाजिर हो। तो मुझे लगता है कई लोगों ने, आज आप जिस अदालत में आए हैं, जिस आप बिल्डिंग में हैं, उस बिल्डिंग की नींव को मैंने देखा है। मैं जब देश की राजनीति में पहली बार दिल्ली आई, तब वहाँ पर भीड़ को दूर से देखते हुए रजत शर्मा थे। बहुत पुरानी बातें आप याद दिला रही हैं। मैं याद दिला रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं ही उम्र दराज हूँ। मैं भी आपकी पुरानी पुरानी बातें याद कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब मैं आरोप पढ़ रही हूँ। विनोद खन्ना के साथ आपने एक फिल्म की थी। फिल्म नहीं की थी, टेलीविजन सीरियल किया था, जिसको मैंने प्रोड्यूस भी किया, लिखा भी था, मेरे अपने। जी, क्या अनुभव था विनोद खन्ना के साथ काम करने का? बहुत ही एस्ट्यूट एक्टर, अनुभवी, लेकिन पॉलिटिक्स में भी उनकी जिस प्रकार की एक श्रद्धा थी, जिस प्रकार से उनका एक इंक्लिनेशन था, वो काबिल तारीफ था। बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे और नो नॉनसेंस व्यक्ति थे। तो उस व्यक्ति के साथ काम करना और उनके नो नॉनसेंस एटीट्यूड को सरवाइव करना अपने आप में तमगा माना जाता था। बात सही है, वाकई में राजनीति में और फिल्म लाइन में बहुत कंट्रीब्यूशन विनोद खन्ना का रहा। विनोद खन्ना जी का रहा, हेमा जी का रहा, आज भी हेमा जी का कंट्रीब्यूशन है। शत्रु सर अब दूसरी तरफ हैं, लेकिन मेरे जीवन का पहला अवार्ड देने वालों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा थे। मुझे याद है, अगर कोई पुरानी क्लिप निकलेगी तो मैं जज के नाते, जैसे आज जज साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं जज के नाते बैठी हूँ और मैं जिसके ऊपर जजमेंट या जिसके ऊपर टिप्पणी कर रही हूँ वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो भगवंत मान जी, तो टेलीविज़न और मीडिया की दुनिया से, चाहे पत्रकार रहे हों, चाहे एकेडमिशियंस रहे हों या फिर एक्टर्स रहे हों, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी मेन स्ट्रीम में हैं। शत्रु जी का तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। मैं उस पर टिप्पणी कम ही करूँ तो अच्छा है। लेकिन हाँ, ये सभी स्टॉलवर्ड्स, मैंने दत्त साहब के साथ भी काम किया, भले ही वो कांग्रेस में रहे, लेकिन उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा। और मुझे लगता है कि आप अमित जी के बारे में भी, क्योंकि सब कहते हैं कि उनका मन उदास हो गया था, काफ़ी उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो तलवारें खिंच जाएं तो वो चाहते हैं कि वो शांति दूत बने। और हम उस पीढ़ी से हैं कि तलवार खिंच जाए तो जब तक खून नहीं लगता मयान में जाती नहीं है। तो ये दृष्टिकोण का और अनुभव का एक फ़र्क है। यहाँ પબ્લિક में સવાલ લઈ सकते हैं। તો મોટા બેન મારું કહેવાનું એમ છે કે હવે અમે તુલસીનું કયું રૂપ જોઈશું, જે જૂનું હતું ઈ કે કોઈ નવા આપણે અંદાજમાં? ગુજરાતીમાં જ વાત કરશું તો બધાને કેમ ખબર પડશે કઈ વાત થઈ? જ્યાં જાઓ ત્યાં ગુજરાતી। हाँ, जहाँ गुजराती ત્યાં सदाकाल गुजरात। पण ये पूछ रहे हैं कि अभी तुलसी का क्या रूप दिखेगा। अब मैं आपकी ट्रांसलेटर बन गई हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा हिंदी में अनुवाद करूँ। हाँ बिल्कुल, हिंदी हमारी घरनी बहू जेम हती एम ज छे कि घर की बहू जैसी थी वैसी ही है। पण फरी મળીએ આપણે। एक और सवाल ले सकते हैं। हाँ। मी नागपूरमधून महाराष्ट्रमधून बापरे, ही काय आज माझी लँग्वेजची टेस्टिंग चालली आहे का? नाव काय आहे तुमचं दादा? प्रदीप नाव आहे। प्रदीप। किती वर्ष झाले इकडे? मला 16 मध्ये आलो होतो इकडे। अरे वा, सांगा। मला एक माझा प्रश्न आहे तुम्हाला की महाराष्ट्रात आता मराठी भाषेवरून जे विवाद सुरू आहे, तर राज ठाकरे साहेब म्हणतात की जो हिंदी में बोलेगा त्याच्या कानाखाली वाजवेल, हे खरं आहे का? मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो ये पहले से बता दूं आपको कि मेरी दादी महाराष्ट्रन है, मेरे दादा पंजाबी हैं जो पार्टीशन के बाद उत्तर प्रदेश में रहे, मुरादाबाद में।
मेरे नाना बंगाली हैं और नानी जब विभाजन हुआ तो जो आज बांग्लादेश है वहाँ से आके विस्थापित धुबड़ी असम में रही। मुझे लगता है एक एक्टर ने ही बहुत अच्छी बात कही हाल फिलहाल में कि भाषा संवाद का विषय है, संयम का विषय है, राष्ट्र के प्रति अभिमान का विषय है और राष्ट्र को अलग अलग धाराओं के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का विषय है। जब विवाद का विषय बनता है तो उससे ठेस किसी एक समाज, एक वर्ग, एक जाति, उपजाति या एक प्रदेश को नहीं, पूरे देश को पड़ती है। अगर हम भारत को मातृभूमि कहते हैं तो आप माँ के हाथ को चोट पहुँचाओ या माथे को, दिल माँ का दुखता है। तो हम 16,000 डायलेक्ट्स में बात करते हैं, 125 कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी रिकग्नाइज लैंग्वेज है और हम आज भी प्रखरता से इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। आणि मी तुम्हाला भेटते कार्यक्रम परत। अब हमने गुजराती मराठी सुन ले, कोई बंगला में पूछने वाला तो वो भी पूछ ले। आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं आज, लैंग्वेज टेस्ट है। अब जब लैंग्वेज टेस्टिंग चली रही है तो আপনি কি বাঙালি? হ্যাঁ বাঙালি। এ মা, কোথা থেকে? নামটা কি আপনার? আমার নাম সানন্দা ব্যানার্জি, কোথা থেকে আপনি? কলকাতায়, এখন নয়ডাতে থাকি। আচ্ছা, তো আমার বাংলাদেশ দাদু থাকতেন সল্ট লেকে। আচ্ছা, আমি অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি শান্তিনিকেতন থেকে। আরে বাবা, বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি দুটোই। আমার দাদু ছিলেন সল্ট লেক থেকে, মানে দাদুর ভাই এরা সবাই ওখানে এখনো মামা থাকেন আর পরিবারের 1-2 লোক দমদমে থাকে। अच्छा, मैं अब हिंदी में भी बता दीजिए हाँ, हमें। तो ये बता रही हैं कि ये कलकत्ता से हैं, अब नोएडा रहती हैं, लेकिन इनके जो पिताजी का परिवार है वो शांति निकेतन से हैं। तो मैंने इनको परिचय दिया कि मेरे नाना साहब वो रहते थे सॉल्ट लेक में, लेकिन परिवार के कुछ लोग दमदम में भी हैं। आपने आज मुझे ट्रांसलेटर बनाया, उसके लिए आभार। হ্যাঁ বলুন। আমি বাংলাতে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমাদের যে বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, উনি মহিলা হওয়ার সত্ত্বেও বাংলাতে যে এত স্পেশালি হিন্দু মহিলাদের ওপর এত অত্যাচার হচ্ছে সেটার কোনো বিচার নেই, এই ব্যাপারে আপনার কি মত? इन्होंने पूछा है कि इनकी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो महिला होने के बावजूद भी महिलाओं की प्रताड़ना को कैसे सहन करती हैं और विशेषतः हिंदू महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है उसको रोकती क्यों नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है दीदी कि विषय ये नहीं है कि महिला कौन है, पुरुष कौन है। जब आप सत्ता की कुर्सी पर विद्यमान रहते हैं तो आपका लक्ष्य एक होता है कि संविधान के संरक्षण में हर वर्ग, हर आयु, हर धर्म, हर जाति के लोग का संरक्षण। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, माँ माटी मानुष की जिस बंगाल में बात होती है, जिस बंगाल की कल्चरल विचारधारा में दुर्गा पूजा एक नेसेसिटी है, एक वे ऑफ लाइफ है। আমরা যে বলি না মহিলাটা ধর্ষিত হচ্ছে, महिला का जो बलात्कार होता है वो बंगाल में या देश में किसी को भी मान्य नहीं है। मैंने एक कार्यकर्ता के नाते बंगाल में वो नज़ारा देखा है और शायद दिल्ली में या नोएडा में बैठे नौजवानों को नहीं पता कि एक सामान्य गरीब घर का गांव का लड़का अगर टीएमसी ममता जी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सार्वजनिक रूप से खेत में उसको फांसी लगा दी जाती है। जिन महिला कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर काम किया, परिणाम आने के बाद बाल से घसीट कर सार्वजनिक उनका बलात्कार किया गया। गांव में भाजपा के कार्यकर्ता ना लौटे तो उन नेताओं ने बैठकर भरे बाजार बोली लगाई कि अपने घर की बहू बेटियों को हमारे साथ रात को भेजो, तब तुम्हें गांव में घुसने देंगे। तो ये राजनीतिक हकीकत है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ये सब बंगाल में नहीं, केरल में भी घटा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक सज्जन को राज्यसभा में नॉमिनेट करने की बधाई दी। महामहिम राष्ट्रपति जी के वो नॉमिनी बने मास्टर साहब। वो चूंकि संघ के स्वयंसेवक थे कि दोनों पैर काट दिए गए। केरल में हमारे कई कार्यकर्ताओं की ऐसी भी हत्या हुई कि कोई स्कूटर चलाता है कमाने के लिए 2 रुपये, उसका यहाँ से हाथ काट दिया गया। कमाएगा नहीं तो आवाज़ कैसे उठाएगा। मैंने 25 साल ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है,
रजत जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के रूप में देखा। हमने वो कालखंड देखा जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, एक दूसरे के अलावा हमारे पास और कोई नहीं था। और बीजेपी में रजत जी वो जो रिश्ते मेरे जुड़े हैं वो मैं कभी ताक पर नहीं रखूँगी। मैं सुना है कि झारखंड की कार्यकर्ता थी, उनको आप घर पे ले आई थी अपने। आशा वो विद्यार्थी परिषद में रही और 26 साल की बच्ची, तो उसको किसी ने कहा, मैं तब शूटिंग कर रही थी विक्टर बैनर्जी के साथ बांग्ला एक फिल्म के लिए, तो उसको कहा गया, मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 2011 में, कि आशा स्मृति ईरानी से मिलो। और वो क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, तो उसने कहा अरे हम एक्टर से नहीं मिलेंगे। और आशा का ब्याह हुआ था नया नया, तो उनके पतिदेव ने कहा नहीं चलो स्मृति ईरानी से मिलते हैं। तो कलकत्ता आई थी मुझसे मिलने, और मैंने कहा आशा तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करके काम करना चाहिए, झारखंड से आदिवासी परिवार से है। तो बहला फुसला के मैंने उसको कहीं ना कहीं राज़ी किया। वो मेरे साथ मेरी टीम में राष्ट्रीय मंत्री बनी। तो उसकी शादी की पहली सालगिरह पे हस्बैंड उसको शॉपिंग के लिए ले गया कि चल आज कुछ तोहफा दिलवाता हूँ, शादी की सालगिरह है। उसको दुकान पर छोड़ा और वो गए अपने लिए कुछ लेने। आशा को फ़ोन आया, नक्सलों का फ़ोन था कि तेरे पति को मार दिया है, तो बड़ी नेता बनती है, आके डेड बॉडी उठा ले। आप इमेजिन करिए एक 26 साल की लड़की, उसको फ़ोन आए कि तूने नक्सलवाद के ख़िलाफ़ झारखंड की गलियों में आवाज़ उठाई, गांव में आवाज़ उठाई, गुमला दुमका ऐसी जगह में वो काम करती, क्या तेरे पति को मार दिया है, बॉडी उठा। तो ऑब्वियसली वो शौक में चली गई थी। और अपने कार्यकर्ता को आप, वो हमारे घर का हिस्सा है, और आप एक 26 साल की लड़की को बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो मैंने आशा को कहा चल मेरे साथ, बम्बई में मेरे साथ रही जब तक मुझे लगा कि आशा मजबूती से वापस अपने पैरों पर खड़ी ना हो, मेरे साथ रही। मैंने उससे बोला मैं क्या बनना है जीवन में, उसने कहा नेता बनना है, ताकि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। और रजत जी 27 साल, मैंने कहा आशा हम तेरे लड़का ढूंढे, दोबारा ब्याह कराएं। उसने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से मेरे परिवार का कोई और व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगी। उसने चुनाव लड़ा, रांची की 2 बार मेयर बनी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बनी, अब कमीशन में मेंबर है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीति में आपको बहुत सारे नेता दिखते होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं उतारे थोड़ी, तो कईयों का जीवन ऐसे संघर्षों से भरा है। और आशा, पार्टी ने आशा को बंगाल की प्रभारी भी बनाया। अब देखिए, आपने बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, अब पंजाबी भी बोल सकती हैं, हिंदी भी बोल सकती हैं। कोई बता नहीं, मैं पहली बार लोगों को ये बताना वो जर्मन था, तो रजत जी थोड़ा अभी जर्मन ऑडियंस कहाँ से लाओ। आपकी अदालत के जो शोज हैं, इनको अब हमने अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके ऑन एयर किया है। अच्छा। जिसमें गुजराती भी है, बांग्ला भी है, मराठी भी है, तमिल तेलुगु भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 भाषाएं जो आपने बोली हैं, इनमें मेरी तरफ से दर्शकों को आप बता दें कि भाई आप ये देखिए फ्री में प्रोमो करा रहे हैं। আপনারা সবাই आपकी अदालत बांग्लाয় দেখুন, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। આપ સૌ આવીને રજતજીનું आपकी अदालत ગુજરાતીમાં જો એવી મારી વિનંતી। आणि नागपूर काय बोलायचं आहे यांना, बोला रजतजीचा प्रोमो करा तुम्ही पण। मराठीत बघा आपकी अदालत रजत शर्मावर। बहुत धन्यवाद। इस बहाने इन सब लोगों तक आपकी अदालत का शो पहुंचेगा। बहुत लोग अपनी भाषाओं में देख रहे हैं, लेकिन ये प्रमोशन मेरे काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेक के रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्मृति ईरानी पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। कांग्रेस के लोग तो बड़े खुश हैं कि चलो ये गई टीवी में, पीछा छूटा। वो तो कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। तो आप मुझे भैंस कह रहे हैं कि पानी? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी से। आपकी अदालत में अगला
आपकी अदालत में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये कंफ्यूजन पैदा करती हैं। देखिए, जब से आपने अनाउंस किया है कि ये सास भी कभी बहुती में फिर तुलसी बन के आने वाली हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस के लोग तो बड़े खुश हैं कि चलो ये गई टीवी में, पीछा छूटा। वो तो कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। तो आप मुझे भैंस कह रहे हैं कि पानी? क्योंकि भैंस कह रहे हैं तो मेरी फिजिकलिटी पे आपका तंज है, पानी कह रहे हैं तो आपका संकेत है कि इंसान के नाते में कितनी गहरी हूँ। मैं तो आपकी गहराई की बात कर रहा हूँ और आपकी फिजिकली पे कोई कह नहीं तो सकता। चलिए, क्योंकि जनता को अदालत में पता चल गया कम से कम भैंस नहीं हूँ। मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि पिछले कुछ महीनों में आपने इतना वजन कम किया है। मैं बता रहा था कि कंफ्यूजन है, कांग्रेस के लोग कितना रिलीव्ड हैं कि ये चली गई। देखिए, और युद्ध की भूमि पर रजत जी कई सिपह सालार शिकस्त प्राप्त करते हैं या फिर वो हारते हैं, लेकिन आपका युद्ध की भूमि पर ओहदा ऐसा बढ़े कि दुश्मन भी इतराए आपको मार के। ओहदा इतना बढ़े कि दुश्मन को भी घमंड हो कि इसको हमने मारा, लेकिन दुश्मन भी ये जानता है कि प्रभु की ऐसी असीम कृपा है, जब जब आपको लगता है कि आपने मुझे मारा, मैं फिर प्रकट हो जाती हूँ। कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कह दिया गुड लक स्मृति ईरानी। देखिए रजत जी, आप मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रह चुके हैं, मीडिया में मेरे सीनियर के नाते। आपने एक वक्त वो भी देखा था जब कांग्रेस ने कहा हु स्मृति, और आज उनके ऑफिशियल हैंडल से आ जाना गुड लक, तो जो दुश्मन को भी गुड लक बोलने को मजबूर कर दे, सोचिए हिंदुस्तान की उस औरत का जज्बा कैसा होगा। किसी ने तो ये भी लिखा है कि टीवी पर वापस आ गई, लौट के बुद्धू घर को आए। पता नहीं कि वो किस चीज़ को बुद्धू कहते हैं। जो क्षमतावान हो और 25 साल मीडिया और टेलीविज़न के साथ साथ पॉलिटिक्स में अपनी पैठ रखता हो, जो ज़मीन से आता हो, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत चमकाता हो, जो विषम परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के सम्मान में अपनी सेवा देता हो, अगर ऐसे बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के मैं बुद्धू लगती हूँ तो मैं बुद्धू ही सही। मैंने फर्श से अर्श तक इस देश को, इस समाज को देखा है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोग जो मेहनत कश हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं, और जो महिला है, अगर उनको हम भारत की महिलाएं जो सामान्य परिवारों से आती हैं बेवकूफ़ लगती हैं, तो वो जाने, शायद इसीलिए अब और 15 साल वो विपक्ष में रहेंगे। देखिए, उनको ये तो लगा कि अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई, चलो भाई अब तो हो गया पॉलिटिकल करियर पूरा। हार तो मेरी 2014 में भी हुई थी अमेठी में, शायद वो भूल गए। हार मैं 2004 में भी गई थी चांदनी चौक में। और आप सोचिए, अगर 2004 का मैं चांदनी चौक का चुनाव जीत जाती तो क्या वो स्मृति ईरानी बनती जो आज आपकी अदालत में बैठी है। तो मेरी किस्मत हमेशा जीत ने नहीं लिखी है, कई बार मैंने अपनी हार से भी अपनी किस्मत को नए अंदाज में लिखा है। आपकी पार्टी के लोग का कंफ्यूजन शायद दूर कर दे। वो तो कह रहे हैं अभी उन्हें ना पता जाओ है। छोड़कर, अभी दिल भरा नहीं। मेरी पार्टी में कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस है स्मृति ईरानी को लेकर कि जब जब समाज के सामने, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आएगी, जब जब पार्टी के माध्यम से राष्ट्र की, समाज की सेवा का कोई भी मौका आएगा, और जब जब स्मृति को हम कहेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करेगी। अब आप एक बार फिर से सास भी कभी बहुती के सेट पर हैं जी। अब नया चैलेंज है। कई लोगों को लगता है कि हम मीडिया के लोग बहुत इंसुलर हैं, हमें कोई सरोकार नहीं हमारे समाज में क्या हो रहा है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि कलाकार जो भूमिका निभाते हैं मंच पर या फिर टेलीविज़न के पर्दे पर, या आप जैसे महानुभाव जो न्यूज़ के माध्यम से समाज को गठित करते हैं, सूचित करते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक तजुर्बा होता है। देश की धड़कन में कहीं ना कहीं उनकी धड़कन भी शामिल होती है। तो जो देश के दिल और धड़कन से जुड़ जाए, इतना बड़ा सौभाग्य कितनों को मिलता है। आज जब मैं कलाकारों के मध्य में जाती हूँ तो इन नौजवानों की तरह नए कलाकारों का भी एक वहाँ पर समूह है,
और जब वो मेरे साथ बैठकर चर्चा करते हैं तो स्क्रिप्ट पर कम चर्चा होती है। देश की संसद में क्या चल रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या चल रहा है, देश का इतिहास क्या है और देश का भविष्य कैसे बनाना है, इन मुद्दों पर भी बातचीत होती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि 2014 में भी आप सेट पर थी और एक फ़ोन आया था और आप सब कुछ छोड़कर चली शिमला गई? में ऋषि कपूर साहब के साथ एक फिल्म में काम कर रही थी जब सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपको दिल्ली आना है, दोपहर को शपथ लेनी है। तो मेरा अंतिम जो क्षण था, जो मैंने कैमरा को फेस किया था, वो स्वर्गीय ऋषि कपूर जी के साथ था। और ऋषि कपूर जी ने आपको सलाह दी कि उन्होंने कहा कि पलके भी मत झपकाओ, समय भी मत बिताओ। बाकी लोग जो क्रू में थे उन सब ने इस बात का कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की और ये भी कहा जल्दी से बैग बांधो और दिल्ली जाओ, क्योंकि राष्ट्र सेवा से बड़ी सेवा और ऐसा बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। तो अब कोई ऐसा मौका तो नहीं आ जाएगा कि आपको फिर फ़ोन आएगा और फिर क्योंकि के सेट से वापस दिल्ली में शपथ लेते हुए दिखाई देंगी? देखिए, मौक़ों को मैं नहीं तलाशती, मौके मुझे तलाशते हैं। तो कौन सा मौका मुझे कब तलाश लेगा ये मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि जब मौका मुझे तलाशते हुए आए तो आप कहीं ना कहीं ना बेजार होंगे ना शर्मसार होंगे। मैं जो प्रतिभा लेकर पॉलिटिक्स में और मीडिया में आज जानी जाती हूँ, उस बेंचमार्क से नीचे नहीं उतरूंगी, इतना आपकी अदालत में मैं वादा करती हूँ। कई बार देखा कि बहुत सारे फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन राजनीति में आए थे और बाद में बड़े निराश हुए। उन्होंने कहा ये तो सेसपूल है और मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। राजेश खन्ना साहब वो भी राजनीति में आए थे और वो भी निराश होकर के वापस गए। तो मैं राजनीति में नहीं आई, मैं राष्ट्रनीति से जुड़ी। फर्क है, क्योंकि राजनीति में आते हैं आप तो अपने लिए कुछ तलाशते हैं। राष्ट्र की नीति से आप जुड़ते हैं तो आप राष्ट्र के लिए नए ऊंचाइयाँ, नई उपलब्धियाँ, इनको तलाशते हैं। तो ये फ़र्क होता है। अपने लिए करना वो तो बहुत करते हैं, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, ऐसा सौभाग्य, मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मिला ये मौका तो उसमें आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आई थी बीजेपी में स्मृति ईरानी बनकर, अब दीदी बन गई हूँ सबकी। देखिए, आपका योगदान तो तुलसी के कैरेक्टर के रूप में भी काफ़ी रहा। उसने भी लोगों को एक नई तरह से सोचने का मौका दिया। और हम 150 लोग थे टीम में, तो जब हम लोगों ने पहली बार शो किया तो शायद ही एकता कपूर छोड़कर किसी और के पास अपना मकान हो, अपना एक बढ़िया बैंक बैलेंस हो, अपनी एक गाड़ी हो। तो जब मैं समाज में दर्शकों से मिलती हूँ, उनको आभार वंदन करती हूँ कि आपकी वजह से 150 परिवार पले। आज भी जब हम वापस, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, सिर्फ एक सीरियल नहीं है, कई लोगों का रोज़गार है जो जनता की वजह से पलेगा, बढ़ेगा। तो आप याद रखें, जब जब आप टीवी स्विच ऑन करेंगे, किसी के घर में रसोई गैस स्विच ऑन होगी। मुझे तो ये भी बताया गया कि स्मृति ईरानी को उस समय 1800 रुपये रोज़ मिलते थे। हाँ, मुझे मैकडॉनल्ड्स में 1600 रुपये महीने का मिलता था। तो जब मुझे कहा गया कि आप एक्टिंग करेंगे तो आपको दिन का उतना मिलेगा जो आप महीने का कमाते हैं, तो मेरा ध्यान पूरा उस बात पर था कि भाई बड़ी मुश्किल हो रही है आर्थिक, तो अगर अच्छा पेचेक चाहिए तो आपको ये काम करना चाहिए। वहाँ एकता दूसरी ओर बहुत ही भावुक हो रही थी कि मैं इतिहास रचने जा रही हूँ, तुम्हें अंदाज़ा है? मैंने कहा मैडम, पेचेक छोड़ के मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अब सुना है कि वो 1800 रुपये रोज़ के अब 18 लाख रुपए हो गए। 18 लाख तो हुए नहीं, लेकिन अगर हो भी जाएं तो उसमें क्या परहेज़ हो, क्योंकि हमारे फील्ड में महिलाओं को पुरुषों से कम पैसा मिलता है। तो जब तक मैं फील्ड में थी तब तक मैं सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थी और मुझे कैमरा पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपना टैक्स बहुत अच्छे से भरती हूँ। और मैं चाहूँगी कि मुझ जैसे अगर कोई भी आज कोई महिला, आपका ये कार्यक्रम देख रही हो, ये यहाँ बैठी कोई महिला हो, वो अपने फील्ड में जाकर कहे कि अगर मुझ में टैलेंट है, अगर मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मुझे पुरुष के बराबर सैलरी चाहिए। अगर मैं पुरुष से बेहतर करती हूँ तो उससे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए।
जो तुलसी का रोल आपने किया था, उससे जो एक इमेज बनी थी, उसका राजनीति में कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं, नुकसान हुआ। क्योंकि जब मैं प्रमुखतः राजनीति में आई, तब एक्टर्स की ये छवि थी कि वो संजीदा नहीं है, कि वो लेजिस्लेट करना नहीं जानते, देश में कानून पारित करना नहीं जानते, अगर किसी मंत्रालय में हैं तो गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, समय नहीं देते, जनता से नहीं मिलते, गरीबों का काम नहीं करते। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, जैसे हेमा मालिनी जी हैं, वो भी बीजेपी की बड़ी स्टार कैंपेनर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो जब पब्लिक मीटिंग में जाती हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि शोले का डायलॉग सुना दो, और फिर वो कहती हैं कि चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो आप जब जाती थी, आपसे नहीं कहते थे कि तुलसी का डायलॉग सुना? कभी मेरी इज्जत का सवाल उठा नहीं। लेकिन हेमा जी का पूरा एक्टर के नाते कार्यकाल आइकॉनिक डायलॉग्स के लिए, आइकॉनिक फिल्म्स के लिए जाना जाता रहा है। आज भी उनको उसी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उनकी एक अमिट छाप है देश के कल्चरल मानचित्र पर, जो मीडिया से उत्पन्न होती है। मेरे सीरियल में ऐसा कोई आइकॉनिक डायलॉग था ही नहीं। हम सामान्य परिवारों की, सामान्य महिलाओं का जीवन दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और मैंने राजनीति में भी ये बहुत सोचा समझा एक डिसीजन लिया था कि मुझे अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम से कोई जाने तो वो स्मृति ईरानी को जाने। मैं किसी पात्र के माध्यम से जनता की सोच को धूमिल नहीं करना चाहती थी कि आप जैसे बनावटी दिखें, क्योंकि राजनीति बनावट का खेल नहीं है। और उसमें डबल वैमी ये था रजत जी कि मेरी उम्र भी कम थी। तो जो कम उम्र के होते हैं, नॉर्मली उनसे कहा जाता है कि पहले अनुभव लो फिर करो, और यंगस्टर्स ये कहते हैं अरे जब तक मौका नहीं दोगे तो अनुभव कैसे बनेगा। तो एक तो मैं उम्र मेरी कम, ऊपर से महिला, ऊपर से सीरियल वाली महिला, तो मेरे लिए तुलसी होना एडवांटेज नहीं। सीरियल वाली लेकिन कम उम्र की महिला को नितिन गडकरी ने बुढ़िया समझ लिया था। हाँ। तो मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष बनी थी 2003 में। मेरे जो एक और उपाध्यक्ष उस इकाई के थे, वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, और परभनी से सुजीत सिंह ठाकुर मेरे अध्यक्ष थे, और 2 ऐसे महामंत्री जो आज MLC हैं महाराष्ट्र में। तो नितिन जी ने इन सबको बुलाया और कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, उस बूढ़ी औरत को तुमने युवा मोर्चा में क्यों पदाधिकारी बनाया है। तो इन सबको जाके नितिन जी को बोलना पड़ा कि वो पात्र है तुलसी का जो 60 साल की है, ये स्मृति है जो 25 साल की है। तो नितिन जी को तब संतोष हुआ, कहा तो ठीक है, वरना युवा मोर्चा में 60 साल के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कहें, जो तुलसी का पात्र है उसको दुनिया भर में पहचानते हैं। मुझे लोग बता रहे थे जब आप मदीना गई, वहां भी तुलसी को पहचानने वाले लोग आ गए थे। मैं मंत्री के नाते मदीना गई थी, और वहाँ पर इस बात का कहीं ना कहीं चिंतन था, क्योंकि मैं भारतीय वेशभूषा में गई। मेरी ललाट पर मेरी बिंदी, सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और ऐसी वेशभूषा में अक्सर आप कभी किसी भारतीय महिला को मदीना में नहीं देखते, क्योंकि वो एक पाक जगह है मुस्लिम समाज के लिए। मुझे अनुमति दी गई थी वहाँ से कि आपकी जो वेशभूषा है आप उसमें जा सकती हैं, हमें कोई परहेज़ नहीं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात थी कि अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए या कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें कोई नाराज़गी व्यक्त करने स्मृति ईरानी के पास आए, तो सिक्योरिटी आसपास रहनी चाहिए। तो उस वक्त मैं एक छोर पे गई तो अचानक एक भीड़ भागती हुई आई, तो सिक्योरिटी का अलर्ट हो गया कि शायद इस वेशभूषा में देख के कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं। अचानक कोई भीड़ से चिल्लाया तुलसी। तो मैंने सिक्योरिटी से कहा नहीं मुझ पे आक्रमण करने नहीं आ रहे हैं, ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी ने कहा तुलसी क्या है। मैंने कहा बाद में बताया जाएगा, अभी तो जो आ रहे हैं अलग अलग राष्ट्रों से लोग थे, क्योंकि वो अपनी पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। तो वो सब मुझे अलग अलग देशों से लोग मिले। मुझे बताया गया कि स्वाहिली में, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही डब हुआ था, अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ थे। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने टोलो टीवी पर तुलसी का पात्र देखा, और जिसने मेरी डबिंग की थी अफ़गानिस्तान के लिए वो भी चुनाव में खड़ी हुई थी। मैंने कहा चलिए भाई साहब। तो अब जो पात्र देखें हम, क्योंकि सास बहू की में, वो भी इसी तरह का आइकॉनिक पात्र है,
उसके लिए तो आपको कटघरे में एकता को भी बिठाना चाहिए था। लेकिन इतना सत्य है कि चैनल हो या एकता कपूर हो, वो जानते हैं कि मेरी जीवन यात्रा पिछले 2.5 दशकों की सामाजिक भी रही है और मैं चाहती हूँ कि आज की जनरेशन उनके मुद्दे भी हमारी जनरेशन के साथ कैसे टकराव होता है घरों में, कैसे मनमुटाव होता है, कैसे यंगस्टर्स को लगता है अरे मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, स्नैपचैट पे क्या चल रहा है, आपको क्या पता। और माता पिता की जो जिज्ञासा है या उनकी थोड़ी बहुत जो उनका डर है, और हमसे बड़े जो जनरेशन वाले हैं वो इस बात पर इतराएं कि देखा बच्चे बड़े हुए तो अब पता चला कितना मुश्किल होता है। तो 3 जनरेशन्स का कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लिक्ट है और कहीं ना कहीं एक समागम है। तो मुझे लगता है वो दर्शक देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इस बात पर एक ब्रेक के लिए हम रुक सकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्मृति ईरानी पर इल्जाम और तो सवालात का एक और। बचपन में गली के सारे लड़के स्मृति ईरानी से डरते थे। आपकी पूरी दादागिरी चलती थी। गुंडे डरते थे, लड़के नहीं डरते थे। फर्क है, हर लड़का गुंडा नहीं होता। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर आरोप है कि ये सबको डरा कर रखती हैं। बचपन में गली के सारे लड़के स्मृति ईरानी से डरते थे। आपकी पूरी दादागिरी चलती थी। गुंडे डरते थे, लड़के नहीं डरते थे। फर्क है, हर लड़का गुंडा नहीं होता। आप कह रहे कि जो शरारतें करते थे, गुंडागर्दी करते थे। शरारतें नहीं, शरारत और गुंडागर्दी में फ़र्क है। जो लड़कियों को छेड़ते थे उनको डर था मुझसे कि अगर पता चल गया स्मृति को तो पिटाई होगी। आप कर देती थी पिटाई वाकई? हाँ, यहाँ पे कोई एक दाग है, कट है, तो एक दिन पिटाई की किसी लड़के की, क्योंकि गली में लड़कियों ने आके कहा कि हमको ट्यूशन में जाना होता है, ये लड़के गली का वो भाग थोड़ा कवर करके रखते हैं, हमें जाने नहीं देते और जाते हैं तो परेशान करते हैं। तो इन लड़कियों ने कहा स्मृति प्लीज़ कुछ कर। और माहौल ऐसा था कि हम अपने माता पिता को इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि वो आज से मतलब 35-40 साल पहले, क्योंकि माता पिता कहते फिर जा क्यों रहे हो वहाँ से। देखिए, आप छोटे तबके में लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सबसे पहला रिएक्शन होता है कि भाई फजूल का क्यों सर मार रहे हो, अवॉइड करो। और मैं थी कि हम क्यों अवॉइड करें। तो उन्होंने कहा किया क्या जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अब परेशान करेंगे तो मुझे बताना। तो मुझसे करीबन 3-4 साल बड़े थे वो लड़के। तो लड़का लड़की सब आमने सामने हुए। तो मेरी एक दिक्कत थी कि मेरी माता जी दोपहर लौटी थी शिफ्ट करके। मैंने कहा माँ उठ गई तो बहुत जम के पिटाई होगी। तो मैंने कहा एक काम करो, माँ को घर में लॉक कर दो। मैंने कहा माँ को लॉक कर दो, जब तक मारपीट होगी तब तक माँ सो रही होगी। तो इतना हल्ला हो गया मारपिटाई में कि लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ था, मैंने लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ था। बैल्कनी से माँ आ गई चिल्लाते हुए और माँ ने बोला अरे लड़की है छोड़ दे। और मैं बहुत एम्बैरेस हो गई। मैंने कहा इसको नहीं समझ आ रही है कि लड़की है, ये पीट रहा है क्योंकि मैं इसको पीट रही हूँ। उसमें लड़के ने जो मुक्का मारा उससे मेरा ये कट गया। और उसके बाद लड़के की जो पिटाई हुई वो हुई। घर जाने के बाद मेरी जो पिटाई हुई कि तुम नेता बनती हो। मैंने कहा नहीं नेता नहीं बन रही हूँ, प्रॉब्लम थी, पापा को क्यों नहीं बताया। मैंने कहा किसी ने किसी के पापा मम्मी को नहीं बताया। और आज ये जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं शायद सबको ये सिखाया जाता है। ट्रेन में बस में जा रहे हो बैग आगे रखो, अगर ज़्यादा लड़के हैं तो उस बस में चढ़ो मत। यह हमारे जीवन की भी एक सच्चाई थी। तो मेरा हमेशा ये था कि मैं विक्टिम नहीं हो सकती रजत जी। वैसे ही आप गुर्बत में पैदा हो, वैसे ही इतनी कठिनाइयाँ हैं, उससे हर कोई राह चलता थप्पड़ मार दे। तो मेरे पिताजी कहते थे तुम ही को बड़ा नेता बनना है कि तुम ही को सबको जवाब देना है। गुर्बत के बारे में मैंने पढ़ा, 7 साल की उम्र में जब आप
पानी लेने जाती थी बाल्टी में तो भी झगड़ा करती थी? नहीं नहीं, मैंने दिल्ली के वो दिन देखे हैं जब टैंकर आता था तो मेरे हाथ में बाल्टी थमा दी जाती थी, लाल कलर का बकेट, मुझे आज भी याद है। तो आप कितने फुर्तीले हैं, आप कितने होशियार हैं, ये सारी होशियारी वहाँ टैंकर से पानी खींचते वक्त समझ आता है, या फिर गांव में है तो गांव में कुएं से पानी खींचने में समझ आता है कि बाकी कोई झगड़ा करे या ना करे, माँ के लिए जो बाल्टी का पानी है वो चुपचाप शांति से घर आ जाए, क्योंकि बाकी सबके झगड़े से नहीं, माँ की पिटाई से ज़्यादा डर लगता था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम किए आपने, सड़कों पर किताबें बेची? पिताजी ने बेची। तो दिल्ली में धौलकवा नाम का इलाका है, वहाँ पे आर्मी क्लब के सामने जो बस अड्डा है, उस ज़माने में दिल्ली में जितने लोग काम करने आते थे मज़दूर, वो उस बस अड्डे से अपनी बस पकड़ के गुड़गांव, अब का तो चमकता धमकता गुड़गांव नहीं, वो तो ग्रामीण अंचल होता था, तो पिताजी वहाँ उस बस अड्डे पे हिंदी किताबें बेचते थे, और शांति निकेतन वहाँ पर पिताजी अंग्रेज़ी किताबें बेचते थे। और मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि यहाँ अंग्रेज़ी क्यों बेचते हो, वहाँ हिंदी क्यों बेचते हो? तो उन्होंने कहा उस बस अड्डे से मज़दूर घर जाता है तो उसके लिए सेकंड हैंड हिंदी में कुछ किताब बेचते हैं, और यहाँ दिल्ली के अमीर सैर पे आते हैं तो यहाँ पे हम अंग्रेज़ी किताबें बेचते हैं। तो मैंने पिताजी से कहा, अरे एक दिन वहाँ अपना घर हो तो एक दिन ये जो यूनिफॉर्म पहनते हैं अगर उनमें मैं भी खड़ी हो जाऊँ और मुझे भी कोई सल्यूट मारे तो पिताजी कुछ बोलते नहीं थे। तो वो भी हुआ, घर भी लिया गया वहीं, और सम्मान के साथ सल्यूट भी स्वीकार किया। और एक दिन वो भी था जब आपसे घर खाली कराया गया? 7 साल की उम्र में कराया गया खाली, और बोला गया कि जल्दी जल्दी खाना खाओ। तो हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो चावल और काली दाल मुझे माँ सामान समेट रही थी, तो उन्होंने कहा बच्चे खा लेंगे। तो देखा कि माँ, साइकिल रिक्शा होती थी उस वक्त, तो और गैस का सिलेंडर बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त। पिताजी कांग्रेस में थे तो पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इनके घर में गैस का सिलेंडर है। तो माँ के पास सिलेंडर और 2 बेटियाँ और सामान, और मैं खड़े होकर घर देख रही थी। तो माँ ने कहा कि घर क्या देख रही हो, एक दिन ये घर में खरीदूँगी। तो तुलसी वुलसी ये सब बनने के बाद, नेतागिरी के बाद, एक दिन उस घर के सामने जाके खड़ी थी। तो माँ ने कहा सच्ची में लेना है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई अपने दुखों को खरीद ले इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हाँ जो कहा था माँ से कि औकात इतनी हो जाएगी, उतनी तो हुई। जिस दिन आपने राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर शपथ ली, उस दिन आपको याद आया था कि 7 साल की बच्ची ने क्या क्या देखा है? जिस आर्मी क्लब के सामने बैठ के किताबें बेची, उसी फौज की सुप्रीम कमांडर के साथ खड़ा होना अपने आप में गौरव की बात है। तो मैंने दिल्ली को सड़क से देखा और राष्ट्रपति भवन से देखा, ये दोनों चीज़ें, ये सफ़र, और झुकी नहीं, रीढ़ की हड्डी जैसे थी वैसे ही है, हाथ नहीं फैलाया, वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अपना स्वभाव बदल दूं, तो मैं किस काम की। नॉर्मली रिजेक्शंस पर लोग टूट जाते हैं। आप जेट एयरवेज में गई नौकरी मांगने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये क्या करके पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, और इसलिए एयरलाइन भी बंद हो गई। नहीं, मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो भी होता है, हमारी माँ ने सिखाया है कि हमेशा एक कारण की वजह से होता है। भगवान कभी अन्याय नहीं करता। भगवान से जब आप कहते हैं कि मुझे भगवान उन्नति दो, तो भगवान थोड़ी ना आपको फ़ोन करके कहता हाँ यहाँ पैसे पड़े उठा लो। भगवान आपको इतनी ऊर्जा देते हैं कि आप इतनी मेहनत करें कि आप उन्नत हों। जब आप भगवान से कहते हैं कि मुझे पेशेंस चाहिए, तो भगवान थोड़ी ना कहते हैं हाँ चलो आज से आप धीर गंभीर हो गए। आपको इतनी मुसीबतें देते हैं कि आपको पेशेंस आ जाती है। तो भगवान आपको जहाँ पहुँचना है उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आसान नहीं होता। लेजेंड्स और लेगेसी फुर्ती से नहीं बनाए जाते, समय उसके लगता पीछे है। संघर्ष तो होता है। तो जब इतनी मुश्किलें होती हैं, तकलीफ होती है, भाव होते हैं, तो हौसला कहाँ से मिलता है?
गरीबी से बड़ा कोई हौसला देने वाला जज्बा नहीं हो सकता। मैंने तय किया था कि मुश्किलों में पैदा हुई, मुश्किलों से गुजरूंगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मरूं तो संतोष से मरूं, कि जो ठाना वो किया। तो ये सही है, आपके घर में मिनी इंडिया था, अलग अलग रीजन्स के लोग थे, अलग अलग पार्टी के लोग थे। कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, कोई तो दादी महाराष्ट्र से, दादा पंजाब से, पार्टीशन के बाद उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहे, नानी धुबड़ी असम में, और नाना बंगाल से, और जहाँ मैं ब्याही वो पारसी परिवार गुजरात से जो बम्बई रहा। तो अच्छा खासा मिक्स है। और हमारे घर में एक बहू है जो साउथ इंडिया से है, तो अच्छा खासा मिनी इंडिया आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये भी कि हर पॉलिटिकल थॉट के लोग भी हैं। पिताजी कांग्रेस से, माँ संघ से, मैं भाजपा से, एक मौसी सास हैं जो एनसीपी से हैं, उनके जो उनका देहांत हो गया, उनके जो एक्स हस्बैंड हैं वो सीपीआईएम में हैं। तो मेरी घर में जब जमावड़ा होता है, तो क्योंकि 11 साल से मेरी पार्टी की सरकार है, तो अच्छे खासे डंडे बरसते हैं, फिर झगड़ा होता है। आपके सामने कौन बोल सकता है? बड़े हैं ना, तो बोल सकते हैं। राजनीति ज्यादा मुश्किल है या एक्टिंग करना मुश्किल है? औरत होना दोनों मुश्किल ही है। काम किए हैं, आप दोनों में सफल भी हैं। औरत होना मुश्किल है, राजनीति और मीडिया मुश्किल नहीं है। वो तो आपने और सही औरत जिसकी जबान मेरी तरह कैंची की तरह चलती हो वो मुश्किल है। एक और सवाल ले सकते हैं। राहुल गांधी जी लगातार चुनावों में असफलताएं देख रहे हैं। सवाल ये शुरू होता है कि क्या ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है, प्लानिंग फेलियर है? इस सवाल इसके आगे है कि आपको क्या लगता है इसके आगे क्या होगा? सर, ना मैं राहुल गांधी हूँ ना मैं ज्योतिष हूँ। इसका जवाब दो ही लोग दिलवा सकते हैं, रजत शर्मा, इंडिया टीवी, आपकी अदालत। इसलिए आपको उनको बुलाना पड़ेगा। फर्क ये है कि अगर आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं तो आप फेलियर अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको अपने आप को बार बार रेलेवेंट और रीइन्वेंट करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को रेलेवेंट और रीइन्वेंट नहीं करते तो राजनीति या मीडिया या समाज का कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो, आप उसमें रिडंडेंट हो जाते हैं। तो राहुल जी पे वो बर्डन नहीं है रिडंडेंसी का, उनका नाम काफ़ी है उनके लिए। हम जैसों के लिए हर दिन संघर्ष से शुरू होता है, हर दिन नए शिखर की तलाश से होता है। आप कह रही कि ज्योतिषी नहीं है राजनीति में, लेकिन रेखा गुप्ता को तो आपने कई साल पहले बता दिया था मुख्यमंत्री बनेंगी। वो तो घर पे बैठी हुई थी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का स्वभाव ही नहीं होता कि वो अपने लिए कोई ओहदा तलाशे। तो रेखा 15 साल मैं बतौर कार्यकर्ता उसके साथ काम करती रही और उसका कभी स्वभाव नहीं रहा कि अरे मुझे ये चाहिए या मुझे यहाँ पहुँचना है। उसका स्वभाव हमेशा रहा कि अरे दीदी ये कार्यक्रम मिला है संगठन से, अपन साथ कैसे करते हैं। मेरी अपनी इच्छा थी कि रेखा संगठन के किसी पद पर विद्यमान हो। तो वानती श्रीनिवासन हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं और वानती 2007 से एक साथ काम कर रहे हैं संगठन में। एक महीना मैं वानती के मतलब पंजे झाड़ के पीछे पड़ी रही। तो एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, मैं वानती प्लीज़ बना दे, एक दिन ये दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी। तो रेखा ने अपना सर पीट लिया, दीदी क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मैं बोल रही हूँ वानती बना दे। और जिस दिन रेखा की शपथ थी तो उसने कहा दीदी आओगे। मैंने कहा रेखा अब तो मुख्यमंत्री बन गई है, दीदी का काम यहीं तक था। तो मैं जब वानती को, रेखा को ऐसे पदों पर देखती हूँ। एक और आपके राजनीतिक ज्योतिष का उदाहरण बताता हूँ। अरे बाप रे। आपने देवेंद्र फडणवीस को कई साल पहले कहा था कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे। मेरे मुंह से निकल गया था। मैं और देवेंद्र किसी फ्लाइट पे चढ़ रहे थे शायद, और क्या हम 27 साल 28 साल के होंगे। और तब तो महाराष्ट्र में दिग्गज नेता प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, नितिन जी, इन सब का एक दबदबा हमने इनके नेतृत्व में काम किया है। पता नहीं, मैंने कहा देवेंद्र एक दिन तो मुख्यमंत्री बनेगा। और देवेंद्र मुझे कहा पागल है क्या,
इतने बड़े बड़े लोगों के हम छाया में काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या पता बना तो मैंने कहा ना, बीजेपी में एक दूसरे के प्रति, अपने लिए नहीं, अपने सहयोगियों के, साथियों के प्रति ये भाव रखना कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, तू कुछ बने। तो जब विष्णुदेव जी जो अभी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उनको देखती हूँ, भजन लाल जी को देखती हूँ या रेखा को देखती हूँ, मन में कहीं ना कहीं इस बात का अश्विंदा अभी गवर्नर बने, अश्विंदा के साथ बंगाल में कितने सालों काम किया। तो संतोष गंगवार जी गवर्नर हैं झारखंड के, संतोष जी के साथ कितने साल काम किया। प्रहलाद जोशी जी पूर्व में, वर्तमान में भी मंत्री, पूर्व में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो उमा भारती जी जब वो कारावास में थी तो उनके रिलीज डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। तो मैं हुबली गई तो धारवाड़ के नेता स्मृति आपको आएंगे ले जाने के लिए। तो पहली बार प्रहलाद जोशी से 2003 में आपने मुझे देखा है, जिनको हम अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, उनको मैं बाबजी कहती थी। और तब मेरी क्या उम्र थी, 25 साल। तो बाबजी का ये कहना था, वो प्रधानमंत्री थे, कि स्मृति चलो सरकार ने निर्णय लिया है फला फला, गाँव में उस निर्णय के प्रति लोगों का क्या भाव है ये जान के आओ। तो आप सोचिए, आप 25-26 साल के हैं, देश के प्रधानमंत्री आपको कहते हैं बेटा जाओ गांव में देखो लोगों का क्या रिएक्शन है उसके लिए। 26 साल के बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात है। वसुंधरा राजे पहली बार 2003 में जब मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बन के हमने राजस्थान में उनको प्रस्तुत किया, आप सोच सकते हैं राजस्थान में पहली बार महिला को हम मुख्यमंत्री, उस फौज में एक नाम आपका है। तो मैंने बीजेपी में उमा भारती, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, मैं गोवा की प्रभारी थी और मुख्यमंत्री हमारे बने मनोहर पर्रिकर। मैं 15 साल नरेंद्र मोदी के साथ, मैं 2002 से काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी को तब भी डिफेंड किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री बने। तो कई बार लोगों को ये लगता है अरे ये तो अभी 2014 में मंत्री बन गई है। पापड़ बहुत बेले हैं, नेताओं के साथ बहुत काम किया, लेकिन मेरे लिए हर्ष का वही विषय है जब इन नेताओं को मैं सफलता के शिखर पर देखती हूँ। अच्छा हुआ आपकी अदालत में आज आपकी सारी बातें सामने आ गई। जैसे कि आपने कहा ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। किस रूप में महिला आपको मिलेगी आपको नहीं पता। लक्ष्मी के रूप में मिलेगी, अन्नपूर्णा के रूप में मिलेगी, सरस्वती के रूप में मिलेगी। महिला के स्वरूप बहुत हैं, और जब युद्ध की हुंकार हो तो चंडी भी हो, दुर्गा भी हो। इतना कहूँगी, स्वरूप चाहे जो भी हो। तो यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद स्मृति ईरानी पर इल्जामात और सवालात का एक और। अगर हम रास्ता नहीं बनाएंगे तो दूसरे आगे, नेता अकेले खुद बहुत बनते हैं, दूसरों को नेता बनाओ तो सही मायने में तुमने नेतृत्व किया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर आरोप है कि ये घमंडी हैं। अब देखिए, ये तो बात आप भी मानती हैं कि लोग ये तो कहते हैं कि भाई एरोगेंट तो है। जनता अदालत में फैसला सुना रही। देखिए, इसमें दो बातें कहूंगी। लोगों को आदत नहीं है जब महिला सहारा ना मांगे, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं है। लोगों को आदत नहीं है जब महिला कहे कि मैं अपने दम पे कर सकती हूँ। लोगों को आदत नहीं है जब सामान्य व्यक्ति सच बोले। लोगं को आदत नहीं है, और वो जो सत्ता के नशे में चूर हों, ओह हमारे पैर नहीं छुए। लोगों को आदत नहीं है, क्योंकि एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको कोई लचीला ना समझे। तो मुझे अगर लचीला समझते, मुझे तब दिक्कत होती है कि सर उठा के रहती है, झुकती नहीं। तो ये घमंड की बात नहीं, स्वाभिमान की बात है। सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। मुंबई में जो फिल्मी पार्टियां होती हैं, टीवी स्टार्स की पार्टियां होती हैं, नहीं जाती स्मृति ईरानी? कुछ लोग कहते हैं उसलिए भी घमंडी हो। और क्या, पार्टियों में काम नहीं मिलता। जहाँ लोग शराब के नशे में हों, वहाँ मैं नहीं जाती।
जहाँ लोग सत्ता के नशे में हों वहाँ भी मैं नहीं जाती, जहाँ लोग ठेकेदारों के नशे में हों वहाँ मैं नहीं जाती, जहाँ देश को किसी न किसी वार्ता के माध्यम से हीन भूमिका में प्रस्तुत किया जाए वहाँ मैं चुप नहीं रहती, जहाँ पे चाहे कोई भी औरत हो, किसी भी पार्टी की हो, पक्ष की हो, धर्म की हो, उस औरत के खिलाफ कोई बदजुबानी करे तो मैं चुप नहीं रहती, ये मेरा स्वभाव है। इस बात को भी एरोगेंस माना जाता है कि अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, कहती है अब मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, ज़रा इन छोटों को दे दो। होना चाहिए ना। मैं 8 साल सतत अवार्ड पाती गई और मेरी इंडस्ट्री में बाकी एक्टर्स आए और मेरा शो इतना पॉपुलर था कि लोगों ने कहा नहीं, अच्छा अनुभवी या फिर कोई नया बच्चा जो आया हो जिसने पूरी मेहनत की हो, आप उसको दरकिनार कर दे क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। तो मैंने घोषित किया, बस आपने मुझे सम्मान दिया, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया, उनको मौका दो ना, उसमें गलत क्या है? एरोगेंस नहीं है। अगर हम रास्ता नहीं बनाएंगे तो दूसरे आगे, नेता अकेले खुद बहुत बनते हैं, दूसरों को नेता बनाओ तो सही मायने में तुमने नेतृत्व किया। मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ कि आपकी ये जो एरोगेंस है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे फिल्म वर्ल्ड में हो, वो अच्छी है। हाँ, अपने संस्कारों पे अगर घमंड करना, घमंडी होना है, बिल्कुल घमंडी हूँ। अपने देश पे नाज करना अगर घमंडी होना है, बिल्कुल घमंडी हूँ। अपनी संसद पे घमंड करना अगर घमंडी होना है, बिल्कुल घमंडी हूँ। अपने धर्म पर, हिंदू होने पर अगर घमंड करना घमंडी होना है, बिल्कुल हूँ। अपनी सेना पे और अपनी सेना के शौर्य पर अगर घमंडी होना घमंड का प्रमाण है तो मैं हिंदुस्तानी होने के नाते घमंडी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सेना पर नाज है। अपनी राष्ट्रपति का सम्मान करना और उस सम्मान के लिए दुश्मन पर गरजना अगर घमंड है तो घमंडी हूँ। हमसे 1-2 सवाल ले सकते हैं? हाँ। मैम, क्या ये सही है कि आपको खाने का बहुत शौक है और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको पहले से ही पता होता है कि वहाँ पे क्या अच्छा खाने को मिलता है? बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे वो 5 स्टार होटल वाले नहीं पता होंगे, रेडी पटरी पे क्या बिक रहा है, कौन सी छोटी कोई दुकान होगी, वो ज़रूर पता होगा। तो हाँ, आपको पता है, जैसे 4-5 सिटीज़ का मैं आपको नाम हे भगवान मत करिए। अमृतसर, केसर का ढाबा मत करिए। लखनऊ, शुक्ला जी की चाट बाजार में। और इंदौर। रजत जी, इंदौर में एक जगह नहीं, इंदौर में 56 के लिए कहाँ जाना है? अच्छा, बीकानेर। सराफा के लिए। बीकानेर से तो अभी अभी आई हूँ। इनफैक्ट मेघवाल जी वहाँ नहीं थे, तो जो बीकानेर के सांसद हैं उनकी धर्मपत्नी जो हैं, ये बच्चों से तो क्या पूछूं, जो थोड़े से उम्र दराज हैं उनको पता होगा। एक पर्पल गोली होती है, मछली टाइप बनती है ना, खट्टी मीठी सी, वो सबसे अच्छी अर्जुन मेघवाल जी की धर्मपत्नी पिछले 20 साल से बीकानेर से मेरे लिए लेकर आती है। तो अब ये बिल्कुल, दिल्ली से कौन है? दिल्ली से कौन है? तो गोलगप्पे वाला किसने पूछा? आप दिल्ली से हैं? तो कलेवा पता है आपको? गोल मार्केट में कलेवा के सामने बंगाल स्वीट हाउस है ना, उसके साथ में जो गोलगप्पे बेचता है ना, उसके पास जाओ। उसके पिताजी जब टिक्की बनाते थे तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ लेके जाते थे। सामने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, वहाँ की मैं पैदाइश हूँ। और गाजर का हलवा खाना है, सॉरी, गाजर का हलवा खाना है तो कलेवा में अच्छा मिलता है। और जो गुड़गांव से कौन है, कोई है क्या? गुड़गांव में ऑफिस जाते हो, न्यू कॉलोनी में किशु की दुकान है, वहाँ पे सबसे अच्छा डोडा मिलता है, सबसे अच्छा समोसा मिलता है छोले के साथ। और पटना, कुछ लोग पूछ रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर के पास किसी रहा नितिन नवीन है, जो वहाँ पर विधायक हैं। हमारे राष्ट्रीय मीडिया सहप्रभारी और जो हैं हेड हैं संजय मयूख जी, वो MLC हैं। तो ये नितिन और संजय ने मुझे पूरा पटना दुर्गा पूजा के वक्त एक एक ग्राउंड में घुमाया और हर ग्राउंड के सामने जो ठेला लगता था, हम 3 भाई बहन वो वहाँ पर खाते थे। अब एक MLA हो गए, एक MLC हो गए, तो अब बोलना थोड़ा बिहार में तो आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि ललन जी ने मटन खिलाया, उसका जश्न मनाया। देखिए, श्रावण आस्था का विषय है और
ललन जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है। मेरा ये मानना है कि कई बार ये विषय राजनीतिक यंत्र या शस्त्र भी बन जाते हैं। तो मेरा मानना है जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो आस्था है, उस आस्था का हम सम्मान करें। जो लोग श्रावण के महीने में अपनी आस्था पर इसे ठेस पाते हैं तो वो अपने संवाद में अगर श्रावण का महीना ना होता, मैं आपसे पूछा लखनऊ में, तो आप कहती टुंडे के कबाब। ये मेरे सरनेम ईरानी है, तो पारसी तो स्वभाव से ही नॉन वेजिटेरियंस हैं। और अगर आप मुझे बहू की भूमिका में देखते हैं तो आप कैसे ये मान लेंगे कि मैं अपने ही ससुराल वालों का तिरस्कार करूँगी। जिसकी बंगाली, जैसे मेरी माँ बंगाली हैं, तो वो तो माछेर झोल भात खाते हैं। और बंगाल में रजत जी एक बहुत अच्छी एक शायद कल्चरल एक अफिनिटी कह लें या एक बिहेवियर हो जाए। तो जब पहली बार कार्यकर्ता ने मुझे वहाँ देखा था तो वहाँ टेस्ट क्या होता है कि आप सच्ची में कितने अच्छे बंगाली हो। कि हमारे यहाँ पे एक माछ होता है इलिश का, तो वो कैसे खाते हैं, बेचे खाओ कि ना बेचते पड़ो ना, मतलब वो आप खा सकते हैं कि नहीं। और आप टमाटर की चटनी भात के साथ पहले खाते हैं या बाद में, तो उससे जो आपको देख रहा है वो बता देता है बंगाल के किस भाग से हैं। तो भाषा के साथ साथ भोजन भी हमारा राष्ट्र में सांस्कृतिक परिचय है। और आपकी अच्छी खासी नॉलेज है भोजन के बारे में। ऐसे ही थोड़ी ना वजन बढ़ा लिया। मलइयो खाए हो बनारस में? बनारस में क्या? बनारस में मलइयो खाए हो कभी? और लखनऊ वाले कहाँ गए? राम आश्रय का पान खाई हो कभी? हाँ, राम आश्रय का पान वैसे अटल जी बुलाया करते थे, हर संडे उनके घर आया करता था। तो मेरा राम आश्रय के मलाई पान से परिचय अटल जी के घर पे। मुझे किसने बताया कि अमेठी में जब आप जाती हैं तो आपको गोभी मंचूरियन खिलाया जाता है। अमेठी में तो एक ढाबे वाले थे जिन्होंने कहा कि दिल्ली भर की प्रेस आ चुकी है, वो गांव का सादा भोजन नहीं खाएंगे, उनके लिए क्या बनाई जाए। मैंने कहा भैया है क्या? तो कहा दीदी हम गोभी मंचूरियन बना रहे हैं। हम कहे काहे बना रहे हो, गोभी का मंचूरियन बनता है क्या? उन्होंने कहा दीदी हम कह रहे हैं कि आप खाती हैं। तो हम कहे हम खाते हैं। तो कहते नहीं, बहुत लोग फिर खाने लगे और हमारी दुकान अच्छे से चलने लगी, क्योंकि सामान्य भोजन से उस गोभी मंचूरियन का हमने दाम ज़्यादा रखा। तो हाँ, आज तो जो आपने बताया कई सारी दुकानें चल जाएंगी उससे। क्या एक सवाल मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप अक्सर सुनना पसंद करती हैं? दोनों किशोर कुमार के गाने। दो मुझे ये कहना पड़ेगा, आप तो एक्टर को कटघरे में लाए हैं, लेकिन जो सिर्फ अपनी आवाज़ से खराब एक्टर में भी प्राण फूंक दे, वो अरिजीत सिंह है ना? मैं चाहूँगी आपके दर्शक के नाते कि एक दिन एक सुरीली ये अदालत हो जाए, अरिजीत को मैं देखूँ, ये मेरी लालसा है रजत जी, उसको आप पूरा कीजिएगा। लेकिन जो आपने पूछा तो किशोर कुमार के दो गाने हैं। मिस्टर इंडिया किसने देखी है? हाँ, तो उसमें एक गाना है जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही, और दूसरा ऋषि जी का, क्योंकि हमने उल्लेख किया था कार्यक्रम की शुरुआत में, तो ऋषि जी पर फिल्माया गया किशोर कुमार का गाना है जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हिम्मत वाले। इस नोट पर एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता का फैसला। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज जिन्होंने मुकदमा चलाया स्मृति ईरानी पर, आज उनकी जिंदगी के बारे में सवाल हुए, उनके बचपन के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता के फैसले का। स्मृति ईरानी जी, आज जितने भी इल्जामात आपके ऊपर लगे, आपने बहुत ईमानदारी से उनका जवाब दिया और दिल से उसका उत्तर दिया आपने। और मैं जहाँ तक कहूँगा कि जो स्मृति ईरानी की ज़िंदगी है वो हमारे पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जहाँ एक साधारण परिवार से निकल के एक नारी अपना टीवी जगत में नाम बनाती है, उसके बाद राजनीति में अपनी धाक जमाती है
और अपनी छाप छोड़ती है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो बहुत एक चुने हुए लोगों में होती है, और वो लीडरशिप क्वालिटी स्मृति ईरानी साहब ने दर्शाई थी। मैं इसी के साथ एक छोटी सी, मैं इधर बैठे बैठे ही एक जो मैं आपके शब्द सुन रहा था, मैं नारी हूँ अबला नहीं, मैं जलजला हूँ और ज्वालामुखी, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सरस्वती, मैं दुर्गा हूँ और मैं तुलसी। और इसके साथ साथ मैं एक और कोटेशन है जो आप सब लोगों के लिए लागू है, खुद ही को कर बुलंद इतना। ये अब शायद आपने सुना होगा कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसके साथ आज की जो अदालत की कार्रवाई चली, आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, आपको ये अदालत आज बाइज्जत बरी करती है, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के आप अपना योगदान देते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, अच्छी बात यह कि आपने एक फौज के अफसर को भी कवि बना दिया। हमारी शुभकामनाएं हैं स्मृति ईरानी के नए शो के लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए। और हम आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए